करते हैं हम लोग। लेक्चर वैसे भी रिकॉर्ड ही हो जाएगा। अच्छा, अभी बेसिकली स्टार्ट करते हैं काई स्क्वायर से। ठीक है, उसको आज कंप्लीट करते हैं और कुछ डिफिनीशन आज करेंगे। कल जो है वो इन नोवा और प्लस फिर थोड़ा सा जो टेस्ट है वो बाकी डिफिनीशन है वो ख़त्म हो जाएगी। परसों इंशाल्लाह बुध के रोज़ जो है हम पेपर्स की डिस्कशन करेंगे और फिर लास्ट डे जो है वो आपको मैं SPSS करूँगा। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग इसको करेंगे ताकि ये कंप्लीट हो जाए। चलिए अभी जी स्टार्ट सर। करते हैं। और काई स्क्वायर क्या है करते हैं इसमें जाएंगे। बिजी लोग हो गए, चलिए। ओके, नाउ वी हैव स्टार्टेड। व्हाट इज काई स्क्वायर। अभी अगर थोड़ा सा हम डिस्कस कर दें काई स्क्वायर क्या चीज़ है, क्योंकि यहाँ तक हमने क्या हुआ था। ठीक है, यहाँ से हम आगे जाएंगे अभी। नज़र आ रही है या बड़ा कर दूँ इसको। जी सर, आ रहे हैं ना। कि मैं वैसे भी थोड़ा सा प्लस भी कर देता हूँ ताकि और भी क्लियर हो। ओके, यहाँ अगर आप स्क्रीन देखेंगे तो आपके पास स्क्रीन पे जो है वो आएगा काई स्क्वायर। व्हाट इज काई स्क्वायर, क्या चीज़ है, क्यों करते हैं, हम इसकी बात करेंगे अभी। ठीक है, काई स्क्वायर में अगर हम जहाँ भी बात करते हैं तो मोस्टली वी कैन टॉक अबाउट डिस्पर्स डिफरेंस कहते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें एक चीज़ नहीं होती, इसमें तीन चार चीज़ें होगी। के जो के है ना, ये बहुत सारे के होंगे, मीन्स के मोर देन थ्री डिफरेंट फोर थिंग्स। ठीक है, एक दो चीज़ों की बात नहीं करेंगे हम। तो उसमें हम तीन चार चीज़ों के दरमियान जो एक हाइपोथेसिस बनाते हैं ना, मफरूज़े कि ये चीज़ होगी तो ये चीज़ हो सकती है। जस्ट लाइक यहाँ पर हमने जो एग्जांपल दी वो ब्लड की दी है कि अगर किसी का ए ब्लड ए पॉजिटिव होगा तो उसके ए एंटीजन नेगेटिव होंगी। ठीक है, या बी पॉजिटिव है तो बी एंटीजन नेगेटिव, RH फैक्टर नेगेटिव होगा। मतलब मुख्तलिफ तरीकों से हम उसकी जब वो कर रहे होते हैं, थोड़ा सा हाइपोथेसिस पास कर रहे होते हैं, तो हम उसकी बात कर रहे होते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा स्लो बात करूंगा, सम टाइम आई कैन गो वेरी फास्ट। तो ये थोड़ी सी मेरी एक इशू है बच्चे, थोड़ा सा इसके साथ आप लोगों ने कोप करना है। ठीक है, तो इसमें हम जब बात करते हैं तो ये एफ हम लेते हैं एक सैंपल के लिए, और ये हम नल हाइपोथेसिस के लिए लेते हैं, एंड दिस इज वन। फिर इसी तरह F2 दूसरे सैंपल के लिए, और ये नल हाइपोथेसिस के लिए ये उसके टू दूसरे जो सैंपल होगा। ये फिर तीसरा एफ नल और के नंबर मीन के थर्ड। इस तरह हम करस्पॉन्डिंग करते हैं, और फिर उसी के साथ हम एक्सपेक्टेड जो फ्रिक्वेंसीज होती हैं उसकी FE से हम जाहिर करते हैं, मीन के फर्स्ट सैंपल देन E एंड देन वन, देन FE2 एंड देन FE3। मीन के जितने भी हमारे पास होंगे, 6 हो 7 हो 4 हो, मोर देन टू। मोर देन टू की जब हम भी बात करेंगे वी कैन अप्लाई द काई स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड ग्रुप डेटा की हम बात करेंगे। ठीक है, अब क्योंकि ये ग्रुप डेटा में हमेशा होता है, ऊपर जो T टेस्ट था और Z टेस्ट था दैट वाज इन वन सैंपल मीन में जो था उसमें आ रहा था, लेकिन यहाँ पर मल्टीपल्स जो है सैंपल्स इन ग्रुप्स डेटा की बात होगी। The chi-square is useful in making statistical inferences about categorical data in which the categories are two or above. ठीक है, more than two. अब every X distribution extended identically to the right zero, and then हो सकता है वन साइडेड भी हो राइट साइड पर और टेल जाएगा। ठीक है, एंड देन डिग्री ऑफ फ्रीडम अगेन इसमें भी हम मालूम करेंगे। इसकी जो टेबल होगा वो अलग टेबल है, मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा जब हम नीचे उसमें डेटा मालूम करेंगे। तो X2 स्क्वायर करेंगे हम हमेशा, बेल शेप की तरफ जाएंगे हम लोग, जीरो और एट ऑल की तरफ। दिस इज एट ऑल सैंपल है, इसको हम एट ऑल कहते हैं। ठीक है, सैंपल को, ये जो सैंपल बना हुआ है इसको हम कहते हैं एट ऑल। तो अब कैसे मालूम करते हैं, क्यों करते हैं, इसकी एग्जांपल है। अब उन्होंने कहा कि आपके पास का स्क्वायर में एक एग्जांपल दे के कैलकुलेट कर दे। वो कहते हैं कि 150 क्रॉनिक कैरियर ऑफ सर्टन एंटीजेंस हैं, और सैंपल जो है वो 500 लोगों का है जो नॉन कैरियर रेलेवेंट ब्लड ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। कैन वन कंक्लूड फ्रॉम द डेट दीज डेटा द टू पॉपुलेशन, दो पॉपुलेशन हमने लिए, वेज सैंपल वर ड्रॉ इन डिफरेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ द ब्लड ग्रुप, उनके साथ भी हमने, लेकिन हम बात करते हैं कि अल्फा 0.05% पी वैल्यूज शुड बी दिस, कि इसके दरमियान होगी, क्या होगी, कि ये जो ब्लड ग्रुप है जैसे O पॉजिटिव हैं, ए है, बी हैं, ए बी हैं, दीज आर कैरियर्स कौन कौन से हैं, नॉन कैरियर्स कौन से, मींस एंटीजन पॉजिटिव एंड एंटीजन नेगेटिव, RA पॉजिटिव और RA नेगेटिव। ठीक है, O पॉजिटिव कितने लोग हैं, O नेगेटिव कितने लोग हैं, नॉन कैरियर का मतलब है नेगेटिव, और कैरियर का मतलब है पॉजिटिव। ए पॉजिटिव कितने हैं, ए नेगेटिव कितने, इन दीज आर द ग्रुप्स डेटा
टोटल। वो कहते हैं कि इसकी आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर दे, जो आपका मफरूजा है उसकी आप टेस्टिंग कर दे। कैसे करेंगे? क्या स्टेप 1, हाइपोथेसिस नन, देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन एंटीजन एंड ब्लड ग्रुप। हम बात करते हैं कि एंटीजन की कोई एसोसिएशन नहीं है किसके साथ? ब्लड ग्रुप के साथ। वो कहते हैं देयर इज सम एसोसिएशन बिटवीन एंटीजन एंड ब्लड ग्रुप। ठीक है, कि कुछ एसोसिएशन है, ठीक है, इन दोनों के दरमियान। तो दीज आर द थिंग्स कि हमने स्टेप 1 पे क्या करना है और स्टेप 2 पे कैसे करना है। सॉरी बच्चे, 1 मिनट, मैं जरा वो माइक ऑफ करके पे बात अच्छा। अब क्योंकि हमने इसको मालूम करना है एसोसिएशन बिटवीन एंटीजेंस और ब्लड, अब एक में हम कहते हैं मफरूजे में कि नहीं है, कोई एसोसिएशन नहीं है। दूसरे में हम कहते हैं कि सम एसोसिएशन इज देयर, लेकिन किस बेस पे हम कहते हैं? अल्फा, क्योंकि हमने हमेशा स्टेप 2 की क्या बात की कि वी कैन से इज अल्फा। 95% मीन 0.05% एरर चांसेस हो सकती है, लेकिन रिमेनिंग नहीं हो सकती। अब हम बात करते हैं थर्ड के काई स्क्वायर टेस्ट इस पे इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि दिस इज ग्रुप डेटा। अब क्या काई स्क्वायर कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम? तो दीज आर द स्टेप्स। नंबर 1, अब ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक चीज मौजूद है, ठीक है, डेटा दिया हुआ है पॉजिटिव और नेगेटिव। पहले हम किस पे बात करेंगे? ए के ग्रुप की लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब करना क्या है, इस सारे टेबल को भी हमने प्लस भी करना है। मैंने इस तरफ से इसको प्लस करके इधर आ जाना है, और इधर से प्लस करके इधर आना है, और इसी तरह इसको प्लस करना है, इसको भी प्लस करना है। हर एक कॉलम को, रो और कॉलम को हमने प्लस भी करना है, ये याद रखो। दिस इज कॉल्ड योर कॉलम। ये जो नीचे की तरफ हम आ रहे होते हैं इस कॉलम होती है, इस तरफ जो हम जा रहे होते हैं दिस इज कॉल्ड रो। तो रो को भी हमने प्लस करना है और कॉलम को भी, हर एक को इसी तरह, ठीक है। फिर हमने इसके बाद इसको अभी डिवीजन की तरफ भी जाना है हर एक स्टेप की, और उसके अंदर हमने एक मीन निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे? कि इफ ई इज इक्वल टू 72, अब फर्स्ट मेरे पास जो पॉजिटिव कैरियर था वो मैंने ले लिया, इफ ई दिस इज 72 के उन जो हमने ऊपर बात की थी कि सम रिलेशनशिप, तो उसके अंदर मेरे पास जो टोटल डेटा है दैट इज 302 डिवाइड बाई 650, इस नंबर को मैंने लेना है। और आगे सॉरी, ये वाला नंबर टोटल कैरियर्स 150, देन डिवाइड बाई 350, 650। अब देखिए 302 मल्टीप्लीकेशन 150 डिवाइड बाई 650 इज इक्वल टू 70 मेरे पास आ जाएगा। तो ये मेरे पास इसके लिए एक इक्वल आ जाएगा कि ये क्या है। देन मैंने इफ ई2 मालूम करना है जो है 230, 230 अगर आप देखेंगे तो मेरे पास कहाँ पर डेटा, ये नॉन कैरियर इसमें है। अब हर एक को देखें, अब सेम वही 500, 650 पे मैंने 500 को भी डिवाइड करना है। 302 यहाँ भी ले लिया मैंने, 302 यहाँ भी है, ये 230। अब ये वो जमा था उनका, ये मैंने दोनों में मालूम करके मेरे पास ये एक डेटा आया। फिर 246 आप देख ले, दो जगह पर आपके पास है, 150 में भी उसको करना है और 500 में भी उसको मालूम करना है। सारी इसी तरह आपने स्टेप जो है 54, 192, ये जितनी भी ऊपर चीजें मैंने यहाँ लिखी हुई है उन हर एक को मैंने यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ भी देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चीजों की मैंने मालूम कर दी। ये भी 4 हैं, ये भी 3, आप उसके साथ हर एक को करेंगे, ये डबल आ जाएगा, ठीक है। जिस तरह ये है, ये भी 2 दफा आएगा 150। अब देखिए 150 इधर भी है, 150 इधर भी है। इसी तरह आपके पास 150 इधर भी है, 150 इधर भी है। फिर 500 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी, 4 दफा ही आएगा। हर एक को अलग अलग करके ये मैंने पूरा कैलकुलेट कर दिया। अब कैलकुलेट तो हो गया है, लेकिन आगे इसके साथ एक और टेबल है जिसमें मैंने उसके फॉर्मूले के तहत लेके जाना है। अब जीरो मेरे पास, जो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है सारे के सारे 8 नंबर्स। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 नंबर सारे मौजूद थे। ये जो यहाँ का डेटा है ये 8 के 8 मैंने उठा लिए। अब क्योंकि ये 8 मेरे पास जी भी मालूम हो गए, तो इफ ई में मैंने इन सब को डालना है।
डाल के फिर क्या करना है इफ नल इज इक्वल टू इफ ई, मैंने उसको माइनस करना है। 72 माइनस 72 आ गया, 232 माइनस 2 आ गया। अब दिस शुड बी, वी कैन से इट इज जीरो, ये ऑलमोस्ट जीरो का बराबर हो जाएगा। और इसको मैंने स्क्वायर करना है, हर एक नंबर को मैंने क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 3 9, 9, 4 4 9 9। ठीक है, लेकिन ये अगर आप प्लस करोगे इट शुड बी जीरो, ये आपके पास जीरो आना चाहिए। अब इसको मैंने करके देन इफ ई पे डिवाइड करना है। 4 डिवाइड बाई 70, 4 डिवाइड बाई 2 32, 9 डिवाइड बाई 57, 9 डिवाइड बाई 189, 4 डिवाइड बाई 18, 4 डिवाइड बाई 61, 9 डिवाइड बाई 5 एंड 9 डिवाइड बाई 18। तो ये सारा करके इसको मैंने प्लस करना है, विच इज माई काई स्क्वायर वैल्यू। काई स्क्वायर वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, कैसे आएगी, x2 मेरे पास का स्क्वायर है, टोटल डेटा था, सम ऑफ f0 माइनस एफ ई स्क्वायर डिवाइड बाई एफ ई, एंड दैट शुड बी 2.86, जो मेरे पास ये आ गया। अब मैंने, क्योंकि इसके बाद वाला जो स्टेप है दैट इज माई क्रिटिकल रीजन, जो मेरे पास अल्फा का था ऊपर जो 0.05 है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे पास क्या है, तो दैट शुड बी इसके करीब मैंने ये देखना है। देखिए ये 2.86 टू 2.86 मेरे पास कोई नहीं होगा, इट्स कैन कैलकुलेटेड इज 3, इसको मैं 3 कंसीडर करूंगा। अब 3 मैंने इसको लेना है, और इस 3 के बेस पे मैंने इसकी जो टेबल है उसको मैंने देखना है। टेबल क्या है, टेबल ये वाला है। अब ये वाली वैल्यूज अपने साथ नोट कर दी, 2.86। अब क्रिटिकल रीजन में आपने वैल्यूज देखनी है, कैसे देखेंगे, ये टेबल है इसके लिए। सर टेबल शो कीजिएगा, नजर नहीं आ रहा। एक मिनट, वो नहीं शो कर रहा हूँ, काई स्क्वायर टेबल, ये आ गया नजर। ठीक है, अब ये आपके पास टेबल नजर आ गया, अब नजर आ रहा है। अब ये देखिए 3 के सामने मैं जा रहा हूँ 0.05, ये आपके पास हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, हो गया। ये वाली वैल्यू वैल्यू नजर आ रही है, जी सर, आ रही है। 7.81, ये अपने साथ नोट करें, क्योंकि मैंने 0.5 के नीचे देखना है, 3 के सामने देखना है। तो ये मेरे पास 7.8 वैल्यू आ रही है, अपने साथ नोट करें। अब मैं वापस अपनी क्वेश्चन पे अगेन जा रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए क्या है, 7.8 था, जी सर। और ये 2.86 था, और मैंने कहा था इट कैन गो ऑलवेज इन द राइट साइड। तो ये जो हमारा वो स्टैंडर्ड डिविएशन वाली जो पहाड़ी है वो मैंने बनाई है, तो वन साइड बनाई है। ये यहाँ से मैंने एक लाइन निकाली है, अगर आप देखेंगे ये, एक मिनट, ये लाइन आई है सीधा गई है। ठीक है, दिस इज जीरो, ये जीरो की लाइन पे है। अब 1 + 1 + 2 और 2.86 वैल्यू मेरे पास यहाँ आ गई। अब ये देखिए, अगर ये वैल्यू थी ये वाली, ये इससे अंदर आती, तो मैं कहता कि ये एक्सेप्टेंस रीजन में है। अगर ये 2.86 से कम होती तो मैं क्या कहता कि मेरा एक्सेप्टेंस में जा रहा है, लेकिन ये इससे बढ़ रही है। आप दोनों में डिफरेंस देखें, कौन सी वैल्यू छोटी है, ये वाली या ये वाली? सर 2.8। ऊपर वाली छोटी है ना। अब अगर जी ये सर। वाली वैल्यू छोटी होती इससे, तो देन आई कैन टोल्ड कि ये एक्सेप्टेंस में जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये वैल्यू बढ़ रही है, तो ये मेरे पास कहाँ जा रही है, 7.81 इज गोइंग आउटसाइड, तो आई कैन से कि इट इज गोइंग इन द रिजेक्शन एरिया। ठीक है, तो मैं नीचे जब अपना कंक्लूजन लिखूंगा, सिंस x2 कैलकुलेटेड वैल्यूज लाइज इन द रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस, therefore we accept the null hypothesis and reject hypothesis alternative, mean there is no association between antigen and blood group। अब मेरे पास बेसिकली एक्सेप्ट कौन सा हो रहा है, जो अल्टरनेटिव है वो रिजेक्ट हो रहा है, लेकिन नल जो है वो एक्सेप्ट हो रहा है, क्योंकि जो वैल्यूज है वो बढ़ रही हैं, और अल्फा के हिसाब से अल्फा की वैल्यूज मेरे पास बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और अपनी क्रिटिकल जो वैल्यूज है वो मेरे पास कम आ रही है। अब अगर ये क्रिटिकल वैल्यूज जो थी
ये ज्यादा होती इससे और ये कम होती, या ये कम हो जाती ना, तो फिर मैं कहता कि नल हाइपोथेसिस मेरा रिजेक्ट नहीं हो रहा, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा था, और जो अल्टरनेटिव था वो एक्सेप्ट होता और नल रिजेक्ट होता। लेकिन यहाँ पर नल जो है वो एक्सेप्टेंस में जा रहा है कि देयर इज एसोसिएशन बिटवीन, देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन, और जो है वो एक्सेप्टेंस की तरफ जा रहे हैं, मीन्स के कोई एक्सेप्टेंस मीन के कोई ताल्लुक नहीं है, कोई एसोसिएशन नहीं है एंटीजन और ब्लड ग्रुप की। ठीक है, और ये है भी ऐसा ही है कि देयर इज नो रिलेशनशिप, इन दोनों की कोई रिलेशनशिप नहीं है कि जिसकी ए बी पॉजिटिव होगी उसका लाजमी बात है कि ए बी ही पॉजिटिव नेक्स्ट में हो। तो देयर इज नो एसोसिएशन। तो ये रियल में है भी, और उन्होंने इससे प्रूव भी करके बता दिया। अच्छा, अब अगर आप लोगों को मैं इस तरह का एक एग्जांपल दे दूं काई स्क्वायर का, तो यू कैन सॉल्व इट, क्या आप सॉल्व कर सकेंगे? जी सर। कितने टाइम में सॉल्व करेंगे? सर ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। हम्म। अच्छा, क्वेश्चन पे डिपेंड करता एमसीक्यूज अगर आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे? हाउ यू कैन सॉल्व द एमसीक्यूज? है। सर इसमें जो अल्फा की 0.5 वैल्यू दी हुई है वो तो हमें दी होगी ना उसमें एमसीक्यूज में। लाजमी दी होगी, क्योंकि इसके बगैर तो मुश्किल होगा ना। अच्छा, इसकी ज्यादातर एमसीक्यूज नहीं आते, लेकिन ये आपके रिसर्च में काम आती है, पता है। जब आप रिसर्च करेंगे ना, ये वहां के लिए हम बता रहे होते हैं, इसकी एमसीक्यूज बहुत कम होती है। काई स्क्वायर की रियरली एक आधा, एक एमसीक्यूज मुश्किल से आ जाएगा, वो भी इसकी डिफिनीशन से, या ऊपर इससे आ जाएगा कि व्हाट विल बी द क्रिस्टेस्टिक्स, खसूसियात जो है इससे, ये तीन जो खसूसियात है उसको आपने याद रखने हैं। ठीक है, इन तीनों को आपने कभी भूलना नहीं है। कौन कौन से? एवरी एक्स डिस्ट्रीब्यूशन एक्सटेंडेड इंडिपेंडेंटली टू द राइट ऑफ द जीरो, मीन के इट शुड बी इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। पहली बात तो ये होगी। दूसरा, कि एक्स स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन हैज ओनली वन राइट साइड टेल, एक साइड टेल होगा, दूसरी तरफ नहीं होगा। ये वाली खसूसियत जो है, ये देख रहे हो ना नीचे, ये सारी जी बातें सर। आपने देखनी है कि ये राइट साइड पे जा रहे हैं जीरो का। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू हो रही है, वन साइड हो रही है, लेफ्ट साइड पे उसकी कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ राइट साइड पर है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात देख ले यहाँ पर, ठीक है, कि डिग्री ऑफ फ्रीडम x2 का गेट मोर बेल शेप, ये जितनी होगी ये मोर बेल शेप रखेगी। और दे मस्ट रिमेंबर का स्क्वायर जीरो एंड नॉट एट ऑल, जीरो एंड नॉट एट ऑल कभी नहीं हो सकता। ठीक है, मीन के माइनस में नहीं हो सकता। नॉट एट ऑल का मतलब यहाँ पर ये माइनस की तरफ है, ये जीरो या माइनस नहीं हो सकता, ये ऑलवेज दे आर इन द पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव में होगा। तो ये तीन चीजें आपने इसकी यहाँ पर जरूरियात रखनी होगी। थर्ड, कि काय स्क्वायर टेस्ट आप कब कर सकते हो? तो इट इज गोइंग फॉर द मोर फ्रिक्वेंसी ऑब्जर्वेशन, और उसको हम डिस्पर्सन या बिटवीन द केथ ऑब्जर्वर फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं। तो आपके लिए ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये ऊपर, इसको थोड़ा सा जी पढ़ना सर। पड़ेगा। ये जो 6-7 लाइनें हैं ना, ये यहाँ तक, यहाँ तक इसको पढ़ लेना, यहाँ से लेकर इधर तक इसको जरूर पढ़े, ताकि ये आपके एग्जाम में इसकी एक आधा एमसीक्यूज आ सकते हैं। ये नीचे जो एग्जांपल मैंने दिए, ये इस वेरी रेयर, ये बहुत कम आती है, इसकी कोई एग्जांपल्स ऐसी उसमें नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये आपको इसलिए थोड़ा सा ठीक है। पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, ये वाली जो चीज़ है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाट इज नेसेसरी मेंशन नेम इंपॉर्टेंट सम टेस्ट, तो ये हम कल करेंगे, क्योंकि इसमें नीचे जो मैंने टेस्ट दिए ना, जैसे टी टेस्ट, वन सिंपल जी, फिर काय स्क्वायर में भी व्हाट यू टेस्ट है, कोएफिशिएंट है, इन सब की मैं आपको कल डिफिनीशन सिर्फ बताऊंगा। इट इज ओनली टिल डिफिनीशन, इनकी कोई टेस्ट हम एप्लीकेशन नहीं करते पोस्ट आर में। मीन आर गोइंग टू द PhD लेवल, देन वी कैन अप्लाई। ये कुशवारा टेस्ट है, फ्रीडम टेस्ट है, फ्रीडमैन टेस्ट है, ठीक है, रैंकिंग पॉइंट डिफरेंसेस है, और कोएफिशिएंट ऑफ द करिस्पॉन्डिंग W जो टेस्ट है या U टेस्ट है, ये हम लोग PhD लेवल पे करते हैं। ओनली यहाँ तक जो है हमारे पोस्ट आर के लेवल पे ये सारे टेस्ट जो अप्लाई होते हैं, जिनके मैंने आपको ऑलरेडी एक एक एग्जांपल करवा दिए, टी टेस्ट का भी, जी टेस्ट का भी। अच्छा, एफ टेस्ट जो है इट इज़ वेरी रेयर, ये कोई लोग नहीं करते, इसकी भी मैं थोड़ा बहुत आपको कल डिटेल बता दूंगा कि एफ टेस्ट क्या होता है, क्यों हम करते हैं, पर्पसेस क्या होती हैं। ठीक है, लेकिन इट इज़ पैरामेडिकल टेस्ट हम कहते हैं, लेकिन ये रिसर्च में भी नहीं यूज होती, बहुत कम रेयरली यूज होती हैं, ना होने के बराबर हैं, लेकिन इसकी क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। बेसिकली जी टेस्ट और टी टेस्ट और का स्क्वायर की इंपॉर्टेंस है, और एनोवा, एनोवा इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो इंशाल्लाह कल उस पर प्रॉपर आपके पास विद एग्जांपल एक लेक्चर होगा। ठीक है, ठीक और है सर। अभी अभी जो मैं जा रहा हूँ बेसिक्स डिफिनीशन पे जाऊंगा।
तो यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई भी वेरीज हो, क्योंकि ये आपका लास्ट यूनिट है ना अभी, तो इसलिए आपसे बार बार मैं कह रहा हूँ कि जिसको जो भी वेरीज हैं अब उसमें पूछ लें। आगे डिफिनीशंस इसलिए आपको बार बार मैं कह रहा हूँ, उससे एमसीक्यूज भी आ जाते हैं, तो वो ताकि आपको क्लियर हो। और जुमरात को बुध को जो है हम एसपीएसएस करेंगे, और जुमरात को हम पेपर्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे पेपर्स जुमरात को इंशाल्लाह हम डिस्कस कर देंगे जो मेरे पास है। अगर आपके पास कोई भी मिल जाते हैं तो वी हैव डिस्कस आल्सो, उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, सिर्फ 1.5 घंटे की क्लास होगी, उसमें जितना भी इंशाल्लाह हो जाएगा वो हम इम्पोर्टेंट जो है एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल जो है ये अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे। बुध के रोज आपके पास एसपीएसएस पे मैं कंप्लीट ऑनलाइन क्लास लूंगा कि एसपीएसएस क्या है। बेसिकली वो आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है, मैं एक बात आपको बता दूं, लेकिन वो हम आपकी रिसर्च के लिए आपको बताना चाह रहा हूँ। और बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको अभी ये मैनुअल सिर्फ पेपर तक है। जो मैनुअल चीजें पढ़ा दी ना जितने भी हमने, ये आपका सिर्फ पेपर तक है। पेपर के बाद आपकी ये मैनुअल चीजें इतने काम नहीं आएगी, आपको सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा। जब तक आप सॉफ्टवेयर नहीं सीखेंगे आप अपने रिजल्ट्स को नहीं कर सकते, आप अपना रिसर्च नहीं कर सकते। तो आपको एसपीएसएस की जो सॉफ्टवेयर है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेपर के लिए तो आप भी नोट्स पढ़े, इससे पास हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह। और अगर जिसने लेक्चर लिए, जिसने वो वीडियोस मेरी सुनी होगी, तो मैं इंशाल्लाह ये कह देता हूँ गवाही से, मतलब वो कहते हैं ना 95% कॉन्फिडेंटली ये कह देता हूँ कि जिन बच्चों ने मेरी लेक्चर्स अटेंड की होती वो कभी फेल नहीं होते। ये मैं अक्सर क्लास में भी बच्चों को कहता हूँ। लेकिन जो कंसंट्रेटेड होकर मेरी एक एक लेक्चर्स को प्रॉपरली सुन ले तब, ठीक है, वो पास हो ही जाते हैं। क्योंकि इनके दिमाग में कुछ ऐसी ही चीजें आ जाती कि एमसीक्यूज को, वो मेरे लेक्चर्स उनके दिमाग में उसी टाइम क्लिक कर देती कि नहीं ये आंसर होगा, तो वो ठीक कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि अभी बाकी चीज़ें आप लोगों को खुद भी थोड़ा बहुत दोबारा एक दफ़ा रिपीट करनी पड़ेगी। एक हफ्ता आई थिंक रह गया आपका, 5-6 दिन, तो इसमें आप कर ले। अभी हम जाते हैं डिफिनीशंस पे। ठीक है, अ, अच्छा, स्टार्ट से डिफिनीशन स्टार्ट करते हैं, 15-20 आज कर देते हैं। सबसे पहले व्हाट इज स्टेटिस्टिक्स, अब आप लोगों ने पढ़ना होगा। अच्छा, मैंने नहीं पढ़ना है, मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करना है। क्लियर है, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? 8 लोग हैं, एक एक का नाम मैं लूंगा और एक एक डिफिनीशन उसने पढ़नी है। पहली है आई थिंक फरवा बतूल। इज प्रेजेंट फरवा बतूल? अब्दुल्ला ने, यूनिक बेबी अब्दुल्ला, इसने माइक ऑन किया है, तो चले इसी से स्टार्ट करते। जी आप रीड कर दे। Yes, sir. Statistics is collection of method for planning, experiment, obtaining data, and then organize, summarizing, presenting, analyzing, interpreting, and drawing a conclusion. क्या मतलब हो गया स्टेटिस्टिक के? अगर आपके पास कोई एमसीक्यूज आ जाए और उसमें ये डिफिनीशन लिखी हुई हो और नीचे लिखा हुआ हो कि ऑर्गेनाइजिंग, समराइजिंग और ये, लेकिन सारी तरतीब से ना हो, तो आप कैसे तरतीब वाला उसमें देखें? वो कहते हैं कि चूज द बेस्ट वन विच इज इन प्रॉपर सीक्वेंस। तो आपका सीक्वेंस क्या होगा? इससे पहले हम असेसिंग करेंगे, प्लानिंग करेंगे, फिर उस पे एक्सपेरिमेंट करके उसका डाटा ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, यू कैन टेकिंग ऑब्टेनिंग डेटा, देन ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, देन समराइज करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, एनालाइज, देन इंटरप्रिटेड, इन कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। तो ये शुड बी रिमेंबर इन दिस पैटर्न। ठीक है, ये आपके पास इसी तरह एमसीक्यूज में अक्सर आ जाते हैं। नंबर 2, व्हाट इज सर वैल्यू? इंटरप्रीट का क्या मतलब है? जी, एनालाइज के बाद इंटरप्रेटिंग करें, अच्छा, सर इंटरप्रेटिंग का क्या मतलब है? इंटरप्रेटेड का मतलब ये होता है कि हाउ यू कैन टेक इट, आप कैसे इसको लेते हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल देता हूँ, आपके पास अक्सर पैरामेडिक्स जो ये वो होती है, जो मेडिसिन बेचते हैं, क्या कहते हैं उसको यार, मैं नाम भूल गया उनका, ये जो आते हैं मेडिकल रिप्स। मेडिकल रिप आपके पास एक लिटरेचर लेकर आते हैं, उसके ऊपर एक ग्राफ बना होता है। ग्राफ के ऊपर लिखा होता है एजिथ्रोमाइसिन 95% इन द अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस, और 97% इन नमोनिया। और फिर लिखा होता है कि जो सिप्रोप्रोलिसिन है नोविटेट, दैट इज 95% इन जीआई। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? आप क्या इंटरप्रिटेट कर रहे हैं इससे?
उस एक चार्ट जो होती है, एक जो आपके पास लिटरेचर लेकर आता है, वो एक कागज लेकर आता है, उसके पास एक ग्राफ बना होता है, उस पर ये सारी चीजें लिखी होती है ना, जैसे मैंने अभी बता दिया कि उस ग्राफ में बार चार्ट उन्हें बनाया होता है। अब बार चार्ट में एक में लिखा है कि एरिथ्रोमाइसिन 95% फॉर अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एरिथ्रोमाइसिन 95% फॉर नमोनिया, लिखा होता है ना इस तरह। तो ये क्या आप ले रहे हो इससे, इसका मतलब क्या होता है? उसने एनालाइज कर दिया है, उसने एक चीज एनालाइज करके और आपको एक ग्राफ में शो कर दिया है, और ग्राफ से आपने क्या कर दिया, इंटरप्रिटेट कर दिया, अच्छा ये एजिथ्रोमाइसिन जो है वो 95% जो है वो इसमें काम कर रही है अपर रिस्पिरेटरी में, 97% नमूनिया में काम अच्छा कर रहा है, इसका मतलब इसका रिजल्ट अच्छा है। तो ये आपका इंटरप्रिटेशन होती है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा काम उसने एक ग्राफ के शक्ल में आपको शो कर दिया है। ये प्रेजेंटिव भी कर दिया, उसने प्रेजेंट कर दिया एनालाइज करने के बाद, ठीक है, उसने समरी बनाई, फिर उसको प्रेजेंट कर दिया, एक ग्राफ बना दिया, एनालाइज कर दिया कि नहीं ये चीज़ें है, रिजल्ट लिख दिए, फिर आप उसको इंटरप्रिटेट करते हो कि नहीं ये चीज़ इसने इस तरह ले लिया, और फिर आपने उससे कंक्लूजन ड्रा कर दिया कि अच्छा ये एजिथ्रोमाइसिन इतनी इफेक्टिव है। अब समझ आ गई? जी सर, आ गई है। ठीक है। अब दूसरी पढ़े आप, वेरिएबल, आपने ये देखिए स्टेटिस्टिक पढ़ा, वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल, पॉपुलेशन, सैंपल तक आपने पढ़ना है। अच्छा, कहाँ गई ये यूनिक अब्दुल्ला? जी सर। पढ़े आप, वेरिएबल भी पढ़े, शाबाश। The characteristics or attribute then can assume different values called variables. ठीक है, characteristics as attribute then can be assume different values। अब वेरिएबल का सिंपल, मैंने आप लोगों को एक और चीज कहा था कि जिस चीज को आप अपने रिसर्च में लेंगे, जिस चीज को आप मैयर करेंगे, एज्यूम करेंगे, इसको आप वैल्यू देंगे, कीमत देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। जो चीज आपने रिसर्च में उसको आप कीमत देंगे ना, कि ये मेरी रिसर्च में इसकी ये वैल्यू है, आपने जेंडर को दे दिया, आपने एजुकेशन को दे दिया, आपने एक्सपीरियंस को दे दिया, आपने क्वेश्चन नंबर 1 की वैल्यूज बना दी, आपने क्वेश्चन नंबर 2 की वैल्यूज बना दी जो क्वेश्चनियर था, या आपने इंटरव्यूज लिया और इंटरव्यूज में आपने मुख्तलिफ क्वेश्चन पूछे, उस सारे क्वेश्चन जितने भी उसकी खसूसियत होंगे और वो आप मैयर करते हो, दैट इज कॉल्ड योर वेरिएबल्स। उसको आप क्या कहेंगे? वेरिएबल्स कहेंगे। अब इसमें दो तीन तरह से वेरिएबल्स होती है, रैंडम वेरिएबल भी होती हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल भी होती है, इंडिपेंडेंट भी होती है। ठीक है, अब यहाँ सिर्फ उसने रैंडम की बात की है, लेकिन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट भी मैं आपको बता दूंगा। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट में क्या चीज होगी और रैंडम में क्या होगी, कोई बता सकता है? जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है सबसे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एज है, वक्त के साथ साथ बढ़ती रहती है, वेरी करती है। यस, ठीक है। अब देखिए, डिपेंडेंट इज दोज वेरिएबल विच कैन डिपेंड ऑन अनदर, मींस मैं एग्जांपल दूं कि एक बंदा 4 सिगरेट पियेंगे पर डे तो उसको ज्यादा चांसेस होगी सीए लंग्स की, तो उसमें जो मेरे पास स्मोकिंग है, ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, सॉरी, सीए लंग की केसेस जो है वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर? स्मोकिंग के ऊपर। ठीक है, तो इसको हम इसलिए कहते हैं इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट क्या है? जो स्मोकिंग है, सिगरेट है, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन उसके ऊपर डिपेंडेंट है सीए की केसेस। रैंडम वेरिएबल का क्या मतलब है? अ वेरिएबल हुज वैल्यूज आर डिटरमिनेड बाय चांस, कि कोई भी चांस से आ जाए, रैंडमली कोई भी चीज आ सकता है। जस्ट लाइक व्हेन वी कैन टॉक अबाउट टॉस, जो चक्की की हमने बात की थी, वो उसकी कोई भी चीज आ सकती है, 1 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 5 भी आ सकते हैं। दिस इज कॉल्ड वी कैन से रैंडम वेरिएबल्स। तो हम जब एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं, एज की बात करते हैं, जेंडर की बात करते हैं, तो इसको हम रैंडम वेरिएबल कहते हैं, क्या वो कोई भी आ सकता है या आ सकती है। ठीक है, वेरिएबल्स में इसमें दोनों आ जाते हैं। अच्छा, पॉपुलेशंस का क्या मतलब होगा? व्हाट इज द मीन ऑफ पॉपुलेशंस? जी, अब कौन रीड करेगा? अब रीड करेगी इकरा। All subjects possessing the common characteristic that is being studied. ठीक है, हेलो all सर, आवाज आ population- रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है।
ठीक है, जितने भी All आपके subjects. क्रिस्टेस्टिक्स हम एक जैसी चीजें होगी और आप उसको स्टडी करते हो, उसको हम क्या कहेंगे? पॉपुलेशन कहेंगे। Good. Population. शाबाश, ठीक Next है। है sample. A subgroup or subset of the population is called sample. ठीक है, अब आपने पॉपुलेशन से जितने लोगों को ले लिया है सब ग्रुप, दैट इज कॉल्ड सैंपल। अब सैंपल की फिर टेक्निक्स की हमने बात की थी, टाइप्स की बात की थी, तो वो आपका एपिडेमियोलॉजी का पार्ट था, लेकिन यहाँ पर उसको आपने याद रखना है। ओके, देन Next पैरामीटर्स है की हमने, parameter. Characteristic or measure obtained from a population static, not to be confined with static. गुड, ठीक है। इसका क्या थर्ड, मतलब है सर? इसका मतलब है, Characteristic or देखिए, measure. ओके, characteristics are measure obtained from a population means के पैरामीटर्स वो चीजें हैं जिनको हम मायर करते हैं जो हमने एक पॉपुलेशन से ली है। मीन मैंने सैंपल ले लिया 50 लोगों का, उसके अंदर मैंने देखा कि मेरे पास 30 फीमेल्स हैं, जो 20 है वो मेल है। अच्छा, ये मेरे पास एक डेटा आ गया। फिर मैंने देखा कि जो एज है 20 ईयर्स के भी मेल उसमें मौजूद हैं, 30 के भी मौजूद हैं, इस तरह फीमेल भी मौजूद हैं। ये खसूसियत मैं देखना चाह रही हूँ। उसमें मेरे पास ट्रांसजेंडर भी मौजूद है, हो सकता है कि वहां पर ट्रांसजेंडर भी हमने लिए हो। अच्छा, उसके अलावा एजुकेशन वाइज लोगों को भी इसमें आ सकते हैं। इकोनॉमिकल कंडीशन जो लोगों की है पॉपुलेशन की, वो भी हमारे पास आ सकती है। मैरिटल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड जो है वो भी आ सकते हैं। तो इस सारी चीजों को जब हम मेजर करते हैं, देन वी कैन से दिस इज पैरामीटर्स। ये क्या है? हमने एक पैरामीटर लगाया रखा हुआ है। ये खसूसियत हम एक पॉपुलेशन के अंदर चेक करते हैं। जैसे लाइक हमने किसी की ब्लड ग्रुपिंग भी देखनी है। फिर हमने ये देखना है कि यहाँ पे लोगों में जो इनकम सोर्सेज है वो क्या क्या है, कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं। तो ये सारे जितने भी मैंने अभी बातें की, ऑल दीज आर कॉल्ड पैरामीटर्स। ये सारे क्या हैं? पैरामीटर्स। स्टेटिस्टिकली वो कहते हैं कि नॉट टू बी कंफ्यूज विद स्टेटिस्टिक। आपने स्टेटिस्टिक के साथ कंफ्यूज नहीं होना है, मेजरमेंट के साथ कंफ्यूज नहीं होना है कि कितनी है, रेशो क्या है, प्रोपोर्शन क्या है, रेट क्या है, उसके साथ आपने कंफ्यूज नहीं होना है। आपने खसूसियात को देखना है पॉपुलेशन के अंदर, तो वो आपके पैरामीटर्स हो गए। क्या आपने देखना है? आपने बात करनी है कि मैंने स्मोकिंग देखनी है अंडर 20 ईयर्स ऑफ एज, 20 साल से कम लोगों में मैंने स्मोकिंग देखनी है। अब आपने वहां पर स्मोकिंग देखी है और वो लोग जो कर रहे, उसमें 13 साल के बच्चे भी हैं, 14 साल के बच्चे भी हैं, 15 साल के भी हैं, लेकिन उनमें से आप ये भी देख रहे हो कि वो बच्चे मैरिड है। ठीक है, और वो मैरिड बच्चे तो वो ज्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं बनिस्बत ये कि जो नॉन स्मोकर है वो कम कर रहे हैं। तो ये आप एक पॉपुलेशन के अंदर आपने खसूसियत देखी। फिर आपने उसमें से एक सैंपल ले लिया, उस पॉपुलेशन में आपने ये चीजें मेजर की ना, स्पेसिफिक आपने कहा। अब आपने उसमें कहा कि नहीं, मैं तो सब लोगों को नहीं ले सकता अंडर 20 ईयर्स, लेकिन मैं सिर्फ अंडर 20 में हर तीसरी स्ट्रीट से रेंडमाइज सैम्पलिंग कर रहे हैं आप, ठीक है, या स्ट्रेटिफाइड कर रहे हैं, या अब कोई भी कन्वेसिव जो लोग आपके सामने आ रहे हैं उसको आप कर रहे हो, तो आपने ले लिया। तो उसमें आपने जो खसूसियत मेजर करते हो, देन यू कैन से इट इज अ स्टैटिस्टिक। एक सैंपल के अंदर जब आप मेजरमेंट करोगे तो उसको हम स्टैटिस्टिकली मेजरमेंट कहते हैं। जब आप एक पॉपुलेशन आबादी के लिए एक पैरामीटर्स बनाते हो तो उसको आप फिर पैरामीटर्स कहते हो। पॉपुलेशन के अंदर जो डेटा आप ऑब्टेन करते हो, खसूसियत जो लेते हो, उसको आप क्या कहते हो? पैरामीटर्स। लेकिन एक सैंपल के अंदर, एक खास लोगों के अंदर, मकदार के अंदर जो चीज आप देखते हो, उसको फिर आप क्या कहते हो? स्टैटिस्टिक कहते हो। ठीक है, नॉट टू बी कंफ्यूज विद स्टैटिस्टिक्स, उसके साथ नहीं, लेकिन ये खसूसियत आपने सिर्फ उसमें सैंपल के अंदर देखनी होगी। अब बात करते जी हैं सर। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक की। तो व्हाट इज द मीन ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक? Descriptive statistics collection, organization, summarization, and representation of data. ठीक है, अब वो आप समराइज करते हो, डिस्क्राइब करते हो, समराइज करते हो, लिखते हो। इसमें बहुत सारी चीजें आपको लिखनी पड़ती है। जस्ट लाइक आई कैन से कि मैंने पॉपुलेशन से 50 लोगों का सैंपल ले लिया और उसमें मेरे पास 30 मेल थे, 20 फीमेल्स थे, एज जो था वो 5 से 25 साल के जो उम्र के बच्चे थे वो 15 थे, और 10 से 15 साल के 30 लोग थे। अब ये सारी कहानी जो मैं लिख रहा हूँ, पहले मैंने सारा डेटा कलेक्ट कर दिया, फिर ऑर्गेनाइज कर दिया, अब उसके बाद समराइज कर दिया, और अब इसको मैं लिख के प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक होगी। ठीक है, जो मैं सारे के सारा अपना लिख के और बता देता हूँ। जिस चीज को मैं ग्राफ में शो करता हूँ उसको फिर मैं
डिस्क्रिप्टिव नहीं करता या टेस्ट परफॉर्म करता हूँ, प्रोबेबिलिटी की बात करता हूँ, तो मेरे पास डिस्क्रिप्टिव नहीं होता, वो डिस्क्राइब नहीं करना, उसको फिर हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक कहेंगे। नीचे जो आपकी ऑलरेडी आ रही है, ये अब पढ़ेंगे हुमेरा। जी हुमेरा आप पढ़े आप। Sir, inferential statistics generalize from sample to population using probabilities, performing hypothesis testing, determine relationship between variables, and making predictions. ठीक है। अभी क्या बात हुई, हम जर्नलाइज हो जाते हैं, एक पॉपुलेशन सैंपल से हमने एक बात की, जर्नलाइज की, और उसके ऊपर हम प्रोबेबिलिटी के नहीं ये इतने लोगों में हो सकता है, जिसके ऊपर हम एक मफरूजे की टेस्ट करते हैं, परफॉर्म करते हैं, फिर रिलेशनशिप देखते हैं कि जो हमने सैंपल लिया था पॉपुलेशन से उसकी वेरिएबल को, और जो हम प्रेडिक्ट करते हैं, जो हम आगे अपना एक तज्जिया पेश करते हैं, उन दोनों के दरमियान हम एक डिटर्मिनेशन रिलेशनशिप बना रहे होते हैं। जिस लाइक हम टी टेस्ट में नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव जी में, और फिर काई स्क्वायर में अभी जैसे हमने किया, तो ये क्या था, ये सारा का सारा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक था जी। क्वालिटेटिव वेरिएबल एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूस, ये वेरिएबल वाला जितना टॉपिक है ये हमारा आप कंप्लीट कर रहे, चलो। जी मैम। जी सर। Qualitative variables which assume non-numerical value. Quantitative variables which assume numerical value. Discrete variable which assume a finite or countable number of possible value, usually obtained by counting. ठीक है, अब इन सब को तीनों को मैं डिफाइन कर दूं, फिर आप आगे चलो। अच्छा, क्वालिटीज में हमेशा याद रखे, व्हेन वी आर गोइंग इन क्वालिटेटिव रिसर्च, वहां पर हमारे पास वेरिएबल्स होंगी जो आप न्यूमेरिकल में नहीं ले सकते, जिनको आप थीम में लेंगे, जिनको आप अपने आइडियाज में लेंगे, जिनके लिए आप फ्रेमवर्क बनाएंगे, उसको आप इसी तरह लिखेंगे कि 50 लोगों ने या 30 लोगों ने आपको एक बात बता दी, और वो क्वालिटेटिव किसी की खसूसियत बताई कि फला बंदा बहुत अच्छा है, फला चीज़ बहुत अच्छी है, उसकी नंबर्स आप नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ ये कहेंगे कि दे हैव दिस थीम वाज गिवन बाय दीज पीपल, लोगों ने इसके बारे में ये एक खसूसियत, ये आइडिया या ये थीम बता दिए। ठीक है, उसमें आप न्यूमेरिकल चीजें नहीं बता सकते, परसेंटेज नहीं बता सकते, आप फ्रिक्वेंसीज नहीं बता सकते, नंबर्स नहीं बता सकते, आप उसकी टी टेस्ट नहीं कर सकते, आप उसकी जी टेस्ट नहीं कर सकते। तो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स व्हिच वी कैन राइट डाउन इन द वर्ड्स, ठीक है, जो हम अल्फाजों में लोगों के लिखते हैं, थीम बनाते हैं, बैड, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा था, एक्सीलेंट बंदा था, ये हमने एक बंदे के बारे में अगर एक थीम बनानी है, ठीक है, या ये बंदा बहुत ज्यादा, दे आर वेरी सुपीरियर पर्सन, दे आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, जैसे हम ये बात करते हैं ना, दीज आर द क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। ठीक है, और ये रिच पर्सन है, अभी नहीं कहते कि कितना मालदार है, पैसों की नहीं, रिच पर्सन है, या दे आर बिलोंगिंग विद द रिच फैमिलीज, हाई इकोनॉमिकल फैमिलीज, तो ये हम क्या कहते हैं, दीज आर द क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। क्वांटिटेटिव में वी कैन नंबर राइट डाउन, यार ये करोड़पति बंदा है, अब जब करोड़पति की हमने बात कर दी है, तो इसका मतलब वी कैन टॉक अबाउट न्यूमेरिकल वैल्यूज। अब ऊपर हमने रिच का कहा ना, मालदार बंदा है, रिच पर्सन है, लेकिन पैसों की अमाउंट नहीं बताई। नीचे में हमने क्या कर रहे, क्वांटिटेटिव में